नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है और साथ में शुरू हो गई है चुनावी सियासत भी। सबसे बड़ी जंग, सियासत की ये जंग पहलवानों के अखाड़े तक पहुंच गई है। अपने सम्मान के लिए देश के खिलाड़ी सड़क पर हैं, लेकिन सियासतदानों ने सियासी अखाड़ा लगा दिया है। खिलाड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों पर निशाने साधे जा रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों ने अपने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से दूर रखने की बात कही है, मगर विरोधियों को मौका मिला है तो वो हमलावर हैं। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। ये धोबी पछाड़ था देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले पहलवानों का। आप नीचे चले जाइए प्लीज। अखाड़े को सियासी दंगल बनाने उतरे नेताओं को पहलवानों ने मंच से जबरदस्त पटखनी दी। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज। प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला तो सियासतदानों ने जंतर मंतर की ओर कूच कर दिया। सवाल देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का है। सवाल उन चैंपियंस का है जिन पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ओलंपिक चैंपियन है। ऐसे में धरने के बाद से ही सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पहलवान बबीता फोगाट सरकार की ओर से बातचीत करने जंतर मंतर पहुंची। पहलवानों के साथ सरकार के खड़े होने की बात कही। सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए। ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। अभी जो बातचीत है वो ये है कि बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है। और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही है, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी, और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा, तो वहीं खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। लंबी बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकला। खिलाड़ी जल्द से जल्द एक्शन लेने पर अड़े हुए हैं। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। इस पूरे दंगल में निशाने पर बीजेपी के सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिन पर यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। 3 बार मैं रह चुका हूँ
मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूं और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं इनकी संख्या 1% से भी कम है और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया। मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी जहां पहलवानों के साथ खड़े होने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं और जरूर मैं समझता हूं उसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार खेल विभाग जरूर लेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीजों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। सरकार ने बहुत देर कर दी है क्योंकि ये मामला पहले उठाया गया था, माननीय गृह मंत्री जी के सामने उठाया और कोई भी फॉलो अप एक्शन नहीं हुई तो ये खिलाड़ी मजबूर हुए कि वो बैठे अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। अब सरकार रिएक्ट कर रही है केवल, अब कोई उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। जो एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, हाईएस्ट लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो समय इन्होंने गंवाया और अब मध्यस्थता तक की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खेल मंत्री जी भी बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करना चाहते हैं, जो नई बात क्या हो सकती है। कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक ट्वीट हुए। प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश तक हर किसी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। महिलाओं को नीचे देखा जाता है, वो पढ़ने के लिए उनमें इजाजत नहीं है। जैसा मैं सुना परसों देख रहा था, तालिबान वाले वहाँ पर जो शिक्षा लड़कियाँ पाने के लिए कोशिश करते हैं उनको दबाव तंग करते हैं। वैसा ही हमारे पास था और आज भी उसको लाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको रोकना तुम्हारा काम है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरने के पहले ही दिन खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए पहुंच गई और खेल मंत्रालय के साथ साथ पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। पहलवान भले ही नेताओं को मामले से दूर रहने की सलाह दे रहे हों, लेकिन नेता अब पहलवानों के अखाड़ों में कूद चुके हैं। हर पार्टी जहां सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं सरकार भी इस मामले में विलन नहीं बनना चाहती। श्वेता सिंह और विक्रांत गुप्ता के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इधर दिल्ली में खिलाड़ियों के सम्मान पर सियासत हो रही है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। राहुल को भरोसा है कि उनकी ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करके सत्ता में आएगी। मगर बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। बीजेपी प्रहार कर रही है कि राहुल गांधी जिस राज्य में यात्रा लेकर जाते हैं, वहां उनका नेता पार्टी से दूरी बना लेता है, किनारा कर लेता है। राहुल गांधी को यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखाएगी। कांग्रेस को यकीन है कि राहुल की यात्रा 2024 की सुबह की नई प्रस्तावना लिख जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को ये भी यकीन है कि राहुल की यात्रा रंग लाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच रही है। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी लीडर है।
एक क्रांति का नाम राहुल गांधी है। हर किसी को बराबरता दे हक देने वाला लीडर, एक समाजवादी लीडर जो प्यार बांटता है। कोई राहुल को क्रांतिकारी कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो तपस्वी है। किसी के लिए राहुल जननायक है जो देश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे, महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो सब कर जाएंगे। आप आज एक नेता नहीं है, देश के लिए जन नेता, जन नायक बन चुके हैं, जन नायक बन चुके हैं। देश आपको उसी नजरिए से देख रहा है। एक नौजवान मुद्दों को लेकर निकल पड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, अमीरी गरीबी की खाई मिटाने के लिए। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की चूल्हे हिला दी हैं। बीजेपी घबराई हुई है, उसे डर है कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला होगा। ये सक्सेस बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है, इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं राहुल गांधी भी, मगर उनके बोलने का तरीका बदला हुआ है। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोगों की जेब काटी है। राहुल सरकार की तुलना जेब कतरे से कर रहे हैं। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी जेब कतरे ने यह तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। राहुल जम्मू पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा का आज 125वां दिन था। राहुल की यात्रा कितनी कारगर होगी ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, मगर यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। राहुल को उम्मीद है कि उनकी यात्रा से कश्मीर में भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी और पंजाब में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। मगर राहुल की यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि तब कहां थे जब घाटियों में बिखरा था कश्मीरियों का लहू। कटती थी जबानें, उस वक्त कहां थे ये अहदे वफा वाले। हमने वो दौर देखा, शायद आपने भी देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत हो रही थी, आतंक अपनी चरम सीमा पर था। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा लेकर निकली थी। मोदी जी उस यात्रा को लेकर के गए थे, लाल किले में तिरंगा लहराया गया था सन 1992 में। उस वक्त यही पार्टियां थी, यही राजनीतिक दल, यही नेता जिन्होंने विरोध भी किया, दमन भी किया और भरपूर प्रयास किया उसे रोकने का। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरती है, उनके नेता टूट के बीजेपी में वहीं से आ जाते हैं। जहां जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, वहां से कांग्रेस तोड़ो हो रहा है। ये गोवा से गुजरे तो 6 इनके नेता भाजपा में आ गए। ये पंजाब से कल गुजरे हैं तो इनके पूर्व वित्त मंत्री सुखबीर बादल हमारे साथ जुड़ गए। ये आज अभी प्रवेश नहीं किए हैं जम्मू कश्मीर, तो इनकी प्रवक्ता अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुकी है। तो इसलिए आपके लिए बहुत रोचक दृश्य रहेगा ये आने वाले समय में। आरोपों के बाण अभी तो चलने शुरू हुए हैं, गुजरते समय के साथ ये और तीखे होते जाएंगे। मगर देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। पठानकोट से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो बीजेपी ने शुरू किया है अपना मिशन साउथ। उत्तर में धाक जमाने के बाद अब बीजेपी का टारगेट दक्षिण में अपना विस्तार करने की है। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में थे, उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वैसे भी दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए 2024 के लिए रणनीति भी बीजेपी की अलग होगी। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी, तो आज वो मिशन साउथ पर निकल गए। मोदी कर्नाटक पहुंचे तो वहां की जनता को करीब 10,800 करोड़ रुपए के तोहफे की सौगात दी। वहीं डबल इंजन की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विरोधियों पर तंज करना भी नहीं भूले। डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। कर्नाटक उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने जहां किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता का ख्वाब देख रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जेडीएस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी से जारी करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का रुख किया, जहां वो जमकर गरजे। हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार से सत्ता को छीना है। 2 फाड़ में बढ़ चुकी शिवसेना की आपसी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंग के बीच मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जहां शिवसेना की सरकार है। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए नाक की लड़ाई माना जा रहा है। यही वजह है कि मोदी के महाराष्ट्र आने से पहले उद्धव वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में दौरे को लेकर तंज कसा गया। शिंदे गुट ने भी इसमें अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस गुट को निगल गई है, जैसे मगरमच्छ एक मेढक को निगल जाता है। बीजेपी नेताओं के कटआउट बाला साहब से भी बड़े हैं। खुद को बाला साहब की शिवसेना कहने वाले शिंदे इस पर चुप क्यों बैठे हैं? महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आपने शिवसेना को धोखा दिया था उस वक्त, तो हमको सरकार बनानी पड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बने। हिंदुत्व छोड़ना या और कोई बात नहीं थी उस वक्त। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही बंगाल के मिशन पर निकल गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी। लोकसभा चुनाव में अब 398 दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है, जहां हर राज्य के लिए अलग रणनीति के साथ दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले खुद के बलबूते हासिल की थी। सिर्फ बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली थी।
2024 का टारगेट बड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उसको मात देने की। चुनावी शंखनाद हो चुका है, 399 दिन बाकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आप देखेंगे चुनावी शंखनाद में मेरे साथ हर रोज शाम 7 बजे आज तक पर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।